अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। नवाज हुकूमत के 100 दिन पूरे, लोड शेडिंग में कमी, लेकिन महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। कौमी इदारे फरोख्त करने की पॉलिसी फिर शुरू, घर के सब बर्तन बिक गए, कर्जा फिर भी ना उतरा। इत्तफाक राय से शुरू किया गया कराची ऑपरेशन ना इत्तफाकी का शिकार, मुहाजिरों की नस्ल कशी हो रही है। अल्ताफ हुसैन। मौजूदा हुकूमत के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस हुकूमत को मैंडेट तो 5 साल का मिला है। 100 दिन की कारकर्दगी से किसी हुकूमत का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन हम कम अज़ कम ये जज कर सकते हैं कि ये जो इस वक्त की जो पॉलिसीज़ हैं आगे चलकर वो क्या रुख इख्तियार करेंगी और जिस मकसद के लिए इस हुकूमत को मुंतखब किया गया था, यानी अवाम रिलीफ चाहते थे, क्या आगे चलकर वो रिलीफ इन्हें मिलेगा। अगर हम एक अमूमी जायज़ा लें इन 100 दिनों में, तो यकीनन जो पहला बजट था उसमें अवाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेशन की गई, टैक्सों का बोझ डाला गया, महंगाई में इजाफा हुआ। आज तेल, आटा, घी, हर चीज़ की कीमत अगर हम देखें, इसका मुवाजना करें 3 महीने पहले जो थी उसमें इजाफा हो गया है, महंगाई में इजाफा देखा जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे अहम दूसरे मामलात में भी हमें हुकूमत गू मगू का शिकार नज़र आती है। मसलन पार्लियामेंट की जो कायमा कमेटियाँ हैं उनकी तश्कील अभी तक नहीं हो सकी। इसके अलावा बहुत सारे कई अहम महकमे हैं जिनमें तैनातियाँ नहीं हो सकी। जो कई ममालिक जिनमें अमेरिका और बरतानिया शामिल हैं उनमें सफ़ीरों का तकर्रुर भी नहीं हो सका। हुकूमत ने कहा था कि वो कशकोल तोड़ेगी, कर्जा नहीं लेगी, लेकिन हमने ये देखा कि इन 90 दिनों में, 100 दिनों में हुकूमत ने IMF से एक बड़ा कर्जा भी ले लिया। 100 दिन की जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या बता रही हैं कि मुल्क किस सिमत जा रहा है। आज हमारे पास एक्सपर्ट्स का एक पैनल है जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़, जनाब शाहिद हसन सदीकी साहब, डॉक्टर वसीम और हमारे सीनियर नुमाइंदे जनाब जुल्फ़िकार अली। इनसे हम जो मुख्तलिफ शोबे हैं उन पर कारकर्दगी के हवाले से बात करेंगे। 100 दिन की कारकर्दगी के हवाले से जो गुफ्तगू है उससे कबल मैं जुल्फ़िकार अली से ये पूछूंगा कि इस वक्त एक करंट क्राइसिस है जिसमें चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया है। जुल्फ़िकार, क्या वजह है कि ये जो आज के दिन जो कीमतों में इजाफा हुआ है, क्यों हुआ है? हाँ, शुक्रिया सभी साहब। पिछले 2 दिन में चीनी की जो कीमत है वो 4 रुपये फ़ी किलोग्राम बढ़ गई है, तो ये एक सिग्निफिकेंट इजाफा है, इसको हम आम नहीं ले सकते। ख़ास तौर पे इसकी जो वजह है उसमें मैं आपको ये बताऊं कि जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन है उसके वो सारे स्टोर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट ड्राई हो गए हैं, और वजह उसकी ये है कि ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान के पास जो इन स्टोरों पे चीनी सप्लाई करती है उनके पास स्टॉक में अब कुछ नहीं रहा। इसके पीछे जो मैनेजमेंट है उसको अगर आप देखें तो मैं आपको बताऊं कि जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड है उसने ये रिकमेंड किया था फेडरल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ ने कि कम से कम 3 से 5 लाख टन चीनी शुगर मिलों से ख़रीद के ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के बफर स्टॉक में रखी जाए, जो बवक्त ज़रूरत इन स्टोरों पे दी जाए, ताकि उन मिलों को या उन डीलरों को मार्केट को मैनिपुलेट करने का मौका ना मिल सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ समी साहब, और आज जो है वो एक मैं समझता हूँ कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि डीलरों और मिलों का कार्टेल बन गया है, और उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि कम से कम रेट परचून में जो 52 रुपये 50 रुपये फ़ी किलोग्राम होता था वो 60 रुपये तक चला जाएगा अगले आइंदा चंद दिनों में। अच्छा, अब शाहिद हसन सदीकी साहब, क्योंकि इकोनॉमी की बात हो रही है, मैं आपकी तरफ आता हूं। अगर हम देखें तो इन 90 दिनों में डॉलर जो है उसकी कीमत में इजाफा हुआ, और उसके मुकाबले में जो महंगाई थी पाकिस्तान के अंदर उसमें भी इजाफा हुआ। तेल जो है, पेट्रोल 100 रुपये लीटर से कम पे था, इस वक्त 109 रुपये पर चला गया है। चीनी की कीमत में इजाफा, आटे की कीमत में इजाफा। आगे चलकर क्या देखते हैं, क्या होगा? देखिए, बेसिक बात यह है कि पाकिस्तान का जो बजट बना है वो IMF की शराइत के मुताबिक बना है। उसमें रुपए की कदर को गिराना और आवाम के ऊपर टैक्सेस का बोझ बढ़ाना, बिजली के नर्ख बढ़ाना और पेट्रोल के नर्ख बढ़ाना और बजट खसारे को गैर ज़रूरी हद तक कम करने के लिए आवाम को निचोड़ना शामिल था। उसमें कोई ऐसी स्ट्रक्चरल शर्त नहीं है जो मईशत को पायदार बुनियादों पर इस्तेमाल करे और टैक्सों की चोरी को रोके। नतीजतन सारा बोझ जो है मईशत के ऊपर, और उसमें जो ख़ास तौर से ये कहा गया है कि जो बजट में शरह नमू का हदफ रखा था उसको कम कर दिया जाए, चाहे उसको 2.5% तक ले आया जाए और अफरात ज़र को बढ़ने दिया जाए, यानी आवाम के ऊपर एक अफरात ज़र का मतलब है टैक्सों का ना रवा बोझ। GST भी इसी शर्त पर लगा और कौमी असासों की निचकारी भी इसी के ऊपर हो रही है। तो सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि हम कब तक मईशत की शरह नमू को गिराकर
बाहर से कर्जा लेकर और कर्जों की मईशत अपनाकर आवाम को निचोड़ते रहेंगे, ये तो एक बुनियादी सवाल पैदा होता है जो कि हुकूमत के साथ टोटल क्रेडिबिलिटी गैप बिटवीन द नेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पूरी खुदमुख्तारी हमने गिरवी रख दी। और मैं आपको याद दिला दूं कि सरताज अजीज़ साहब ने ये कहा था कि IMF जो है वो इस्तेमारी ताकतों के मुफादात पूरे कर रहा है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नज़र आता है कि उसमें पाकिस्तान के जो स्टेट एक्टर्स हैं वो भी पूरे जोश व खरोश के साथ फ्यूडल कल्चर के तहत अवामी को निचोड़ रहे हैं और इस्तेमारी ताकतों के मफादात की निगरानी कर रहे हैं। IMF को जो है वो खुश करने के लिए अपनी मईशत को तबाह कर रहे हैं, ये बिल्कुल वाज़ेह है। शाहिद साहब हमारे साथ ही रहिए। मैं डॉक्टर वसीम साहब आपकी तरफ आता हूँ। इन 100 दिनों में हुकूमत ने जो मैसेज दिया है आवाम को, आपकी नज़र में वो क्या है? क्योंकि इस वक्त जो पूरे निज़ाम का जो फ्यूचर है वो सियासतदानों की क्रेडिबिलिटी पर लगा हुआ है। आवाम को एतमाद तो तभी आएगा अगर ये सिस्टम उन्हें डिलीवर करेगा। 100 दिनों में जो हुआ, क्या समझते हैं आगे चलकर डिलीवर होगा कुछ रिलीफ आवाम को? समी साहब, इसमें दो बातें हैं। एक तो है खारजा पॉलिसी के हवाले से क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, और दूसरा है कि दाखिली तौर पर जो सबसे बड़ा मसला है, मिसाल के तौर पर दहशतगर्दी और अमन व अमान का मसला, उसमें क्या पेशरफ्त की गई है। तो खारजा पॉलिसी में आप देखते हैं कि हिंदुस्तान के साथ जो पॉस्चरिंग की मियां नवाज शरीफ ने इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दिनों में, इलेक्शन के फौरी बाद में, वो इनिशिएटिव लगता है कि कहीं दफन हो गया है, क्योंकि उसमें कोई वाज़े पेशरफ्त नहीं हो रही है। अब मियां नवाज शरीफ की और उनकी मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात हो या ना हो, लेकिन सारा का सारा इनिशिएटिव वो एक तरह से डैम्पन हो चुका है। दूसरी तरफ है ईरान के साथ कोई इनिशिएटिव नहीं सामने आया अभी तक। ये तो हैं दो नेगेटिव। ईरान के साथ जैसे आपने फरमाया, ना तो कोई इनिशिएटिव सामने आया, बल्कि जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन है उसका मुस्तकबिल भी इस वक्त गैर यकीनी है, वो भी लग रहा है कि इल्तवा का शिकार है। बिल्कुल ठीक। और दूसरी तरफ जो पॉजिटिव इनिशिएटिव दो लिए गए वो ज़रा हाफ हार्टेड है। मिसाल के तौर पर अफ़गानिस्तान के साथ एक इनिशिएटिव लिया गया है और यहाँ से वहाँ सरताज अजीज़ सब गए, वहाँ के सदर इधर आए और मुल्ला बरादर और दूसरे तालिबान को रिहा भी किया गया। इसके बावजूद जो पेशरफ्त बहुत स्लो जा रही है और अभी कहीं नतीजा खेज़ होती नज़र नहीं आ रही। और चीन के साथ जो इनिशिएटिव्स हैं वो इंतहाई ज़्यादा लॉन्ग टर्म हैं और हम ये कह सकते हैं कि इक़्तिसादी तौर पर वो वायबल भी नहीं हैं। वो बड़ी बड़ी सड़कें और बड़ी बड़ी सुरंगें और इस किस्म के जो इनिशिएटिव्स हैं वो कम से कम अगले 1-2-3 साल में तो कहीं भी नज़र नहीं आते, इसलिए हम उनको जज नहीं कर सकते इस वक्त। और दाखिली तौर पर मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जो मिसाल के तौर पर एक तो कराची है और एक आपने देखा कि डेरा इस्माइल ख़ान में जेल ब्रेक हुई, जिससे हुकूमत काफ़ी एम्बेरस हुई या होना चाहिए थी, क्योंकि पब्लिक में उसका रिस्पांस नहीं आया। कोई अपॉलॉजी, कोई ये कहना कि हम अभी नए हैं और हमसे ये हो नहीं सका या कोई चूक हुई है, इस बारे में गवर्नमेंट का कोई रिस्पांस नज़र नहीं आया। तो कराची का इनिशिएटिव बहुत ही रीसेंट है, अभी है, इसी हफ्ते हुआ, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो शुरू होते ही कंट्रोवर्शियल हो गया है। और वसीम साहब आप हमारे साथ ही रहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जुल्फ़िकार अली भी हमारे साथ हैं, शाहिद हसन सदीकी भी हमारे साथ हैं। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन इस पर गुफ्तगू जारी रहेगी और ब्रेक के बाद हम पूछेंगे जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ से कि टेररिज्म को हल करने के लिए, उस मसले से निकलने के लिए हुकूमत जिस पॉलिसी पर जा रही है वो क्या देखते हैं, इसके समरात कैसे होंगे, लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात हो रही है हुकूमत के 100 दिनों की। एक और जो बड़ा अहम मसला था पाकिस्तानियों को दरपेश है वो है दहशतगर्दी। उसके हवाले से हुकूमत ने कई इक़दाम उठाए, एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी मुनक़द की और ये फैसला किया गया कि जो इस वक्त क़ुव्वतें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। लेकिन बहुत सारे हल्के ये सवाल उठा रहे हैं कि किसी किस्म की कंडीशंस का इसमें हवाला नहीं दिया गया और ये नहीं पता चला कि जिन लोगों के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे वो क्या ऑफ़र करेंगे। इस हवाले से हम चलते हैं जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब की जानिब। शाहिद साहब, ये जो हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया, इस वक्त 100 दिन की कारकर्दगी आपके सामने है। दहशतगर्दी के मामले को हल करने के लिए जिस तरह से हम मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों का तो ये कहना है कि स्टेट जो है उसने अपनी कमज़ोरी दिखाई है,
आप किस तरह देखते हैं? समी साहब, सबसे पहले तो मैं एक जनरल कमेंट पास करना चाहूँगा। मुझे यूँ लगता है कि जो भी पॉलिसीज़ और जो भी स्टेप्स अभी लिए जा रहे हैं वो कुछ तेज़ी में लिए जा रहे हैं, जल्दबाजी में लिए जा रहे हैं, और जब भी आप ऐसा करते हैं तो फिर उसके नताइज दूर रस नहीं होते, वो सतही नताइज होते हैं, वक्ती नताइज होते हैं, दूर रस नहीं होते। सारे पहलुओं पर जब आप गौर नहीं करते तो फिर एक अच्छी और एक एंड्योरिंग लास्टिंग पॉलिसी आपसे नहीं बनती। अब टेररिज्म की बात हम करते हैं। देखें, कुछ देर पहले जब बहुत सारा शोर मचा मुल्क के अंदर, क्योंकि जो ही ये हुकूमत आई, इसके साथ आते ही आपने देखा कि दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत बड़ा इजाफा हो गया। यानी ये एक मैसेज था कि जो दहशतगर्द हैं वो ये मैसेज दे रहे हैं कि क्योंकि इनकी प्री इलेक्शन कैंपेन जो थी उसके अंदर तो इन्होंने बात की थी कि मुज़ाकरात के साथ हम हर चीज़ तय कर लेंगे, और जो ही इन्होंने टेक ओवर किया उसके साथ ही इन्होंने कहा जी ये जो दहशतगर्द हैं ये अपने हथियार फेंकें, जो हथियार फेंकेंगे उनसे बातचीत होगी, यानी कंडीशनल कर दिया गया। तो कंडीशनल होने के साथ दहशतगर्दों की तरफ से एक पैगाम आया और आपने देखा कि दहशतगर्दी के वाक़यात में बेशबहा इजाफा हो गया। यानी उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि अगर आप इस तरह की बात करेंगे, जो आपके वादे थे उससे हट के बात करेंगे, तो हम आपके साथ ऐसा सलूक करेंगे। फौरी तौर पे आपको कहना पड़ा कि जी ये बग़ैर किसी कंडीशन के अब आपके साथ मुज़ाकरात होंगे, जो कि मैं समझता हूँ कि ये वाकई एक साइन ऑफ वीकनेस है, आपकी कमज़ोरी है। और आप जिनसे बातचीत करने जा रहे हैं, पहले तो ये कि आपने उनका तयन नहीं किया, वो कौन लोग हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि बड़ी सादगी के साथ, बड़े सिंपलिस्टिक तरीके से दहशतगर्दी को डिफ़ाइन किया जा रहा है, और हमसे ये कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में मेनली अमेरिकन वॉर ऑन टेरर, हमारी उसमें पार्टिसिपेशन और ड्रोन अटैक्स के साथ इसका ताल्लुक है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। आज पिछले 3 दिन से ये डिस्कशन हो रही है और मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मेरा नुक्ता नज़र ये है, और जो बिल्कुल करेक्ट है, कि जो दहशतगर्दी अमेरिकन वॉर ऑन टेरर और हमारी पार्टिसिपेशन या ड्रोन अटैक से इस मुल्क में मार्ज़ वजूद में आई, उसका ताल्लुक फाटा के एरियाज और नॉर्दर्न इलाकों से है, क्योंकि वो लोग थे जो अमेरिकन वॉर ऑन टेरर से और ड्रोन अटैक से डायरेक्टली अफेक्ट हुए। हमने उनका साथ दिया, बल्कि हमारी फौज भी वहां जाके बैठ गई, और अमेरिका को खुश करने के लिए हमने उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने शुरू कर दिए। तो वो जायज़ तौर पर उन्होंने रिएक्ट किया और पाकिस्तान में अमेरिकन वॉर से रिलेटेड एक दहशतगर्दी नमूदार हुई। मगर क्या आपने ये देखा कि दहशतगर्दी जो कराची में है, दहशतगर्दी जो बलोचिस्तान में है, दहशतगर्दी जो गैर मुल्की ताकतों की इन्वॉल्वमेंट से है, वो आंसर कहाँ है? आपने तो उसको डिफाइन नहीं किया। और जब आप एपीसी में बैठे तो क्या आपने ये सारी टाइप्स की जो दहशतगर्दी थी इसको पॉइंट आउट किया? क्या आपने बताया कि ये मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दी जो है ये मुख्तलिफ पार्टीज हैं और इसका नेचर इन सब की डिफरेंट है, लिहाजा हम इनको कैसे एड्रेस करेंगे? तो जब आपने डिफाइन ही नहीं किया, जब आपने थ्रेट को सही तरह से देखा ही नहीं, तो उसकी करेक्ट रिस्पांस कहां से आ सकती है? और उसका आप नतीजा देख लें कि एपीसी में जब लोग बैठे तो उन्होंने कह दिया जी कि बस अब मुज़ाकरात कर लीजिए। तो मुज़ाकरात के बारे में अभी तक कोई किसी किस्म का रिस्पांस, कुछ लोग कह रहे हैं कि रिस्पांस पॉजिटिव है, मगर हमने ऐसा कोई रिस्पांस नहीं देखा। कौन इनका ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव है? कराची में जिन लोगों ने दहशतगर्दी की वो हमारी उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व हैं। आज आप उसका अंजाम देख लीजिए। कराची में जो ही आपने एक्शन शुरू की, वहां की एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी ने फौरन हंगामा खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा जी ये तो एक खास पार्टी के खिलाफ की जा रही है। उन्होंने 92 का जिक्र कर दिया। आपने ये नहीं देखा था कि जिनसे आप ये एक्शन करवाने जा रहे हैं वो इन्वॉल्व पार्टीज हैं, वो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। बिल्कुल, 3 मेजर पार्टीज ने ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शाह साहब आप हमारे साथ ही रहिए। मैं डॉक्टर वसीम साहब की तरफ जाना चाहता हूं। वसीम साहब, बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है जो शायद लतीफ़ साहब ने कही कि बलोचिस्तान के भी हालात ख़राब हैं, और उसमें हमने देखा है कि 3 माह हो गए, 100 दिन हो गए, अभी तक बलोचिस्तान की काबीना ही तश्कील नहीं पा सकी। अगर काबीना में बनने में 100 दिन लग गए और अभी पता नहीं कितने दिन लगेंगे, तो वो जो एक मुज़ाकरात की बात हो रही है, ग्रुप को डिफाइन करने की बात हो रही है, क्या मैसेज है इसमें? समी साहब, आपने पहले एक्चुअली इसका जिक्र कर दिया है कि बहुत ही इनडिसीजन सामने आ रहा है। बहुत सारे मामलात में डिसीजन नहीं हो पा रहे हैं, पॉलिसियाँ नहीं बन पा रही हैं, जिसमें एक मसला बलूचिस्तान का भी है। बलूचिस्तान में हुकूमत कायम नहीं हो रही अभी तक, और जो मामलात को सुलझाने के लिए जो प्रोग्राम था वो हमें नज़र नहीं आ रहा, आवाम को नज़र नहीं आ रहा है। तो एक बात जो इम्पॉर्टेंट है इस मामले में वो ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो हो रहा है और कराची में जो हो रहा है, हम
जिस वक्त दहशतगर्दी की बात करते हैं, तालिबान की बात करते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट और है। कराची में हमारा जो कराची का ऑपरेशन है वो अलग से शुरू हो गया है, और बलूचिस्तान में अभी इनिशिएटिव जो है वो बहुत ही कमज़ोर है। लेकिन जिस पर कंसेंसस हुआ है ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में, वो है जो तालिबान के ख़िलाफ़ जो मुहाज़ बन रहा था उसमें कमी आई है। और उसमें बात ये हो रही है कि चूँकि ये लोग जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें मामले में उनसे बातचीत की जाए। और आपने भी कहा और बाकी हजरात ने ये कहा है कि ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन सामने है जिनसे बात होनी, ना मीन्स अभी तक सामने आए ज़राए कि किस तरह से बात होनी, ना ही कि गोल क्या है। दोनों तरफ इंतहाई कॉन्ट्रडिक्टरी मुतज़ाद ये एजेंडाज हैं। तो उसमें हुकूमत क्या कहेगी, मैसेज जो जा रहा है वो आपका ये कहना है कि मजीद वो कंफ्यूज करने वाला है। हमारे साथ ही रहिए, एक और अहम मामला है, इस पे हमें कंसेंसस नहीं नजर आ रहा। अच्छा, एक और अहम मामला है जिस पर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि लोड शेडिंग जो कौम को तारीकी का सामना था। जब हुकूमत आई तो इन 100 दिनों में हमने देखा कि 500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट जो है वो पे कर दिया गया, और ये कहा गया कि 1700 मेगावाट बिजली आ गई है नेशनल ग्रिड में। कुछ अरसे के लिए लोड शेडिंग में हमें कुछ कमी भी नजर आई, लेकिन माहिरीन का कहना यह है कि ये मौसम की वजह से थी, जो डिमांड है उसमें कोई कमी नहीं हुई। जुल्फ़िकार अली, आप क्या देखते हैं जो इस वक्त इन्होंने मंसूबे हुकूमत ने दिए हैं, 100 दिनों में जो तवानाई पॉलिसी दी है, आपको नजर आ रहा है कि मुस्तकबिल में आगे चलकर 2-3 साल में आवाम को रिलीफ मिलेगा और जो हुकूमत ने कहा है वो होगा? समी साहब देखिए, ये मुस्तकबिल का तो मामला बड़ा दूर का है। वहाँ पे अब प्रोजेक्ट क्या है, हुकूमत के पास कितने पैसे हैं, वर्ल्ड बैंक कितने पैसे देगा, जो इनके कर्जे हैं वो किस तरह से पे होंगे, ये एक साइड की बातें हैं। मैं आपको करंट सिचुएशन बताता हूँ। देखिए, जब 460 अरब रुपए का IPPs को सर्कुलर डेट पे किया गया था, तो जो आपने कहा कि 1700 मेगावाट उन्होंने कहा था कि ऐड होंगे। अब आप देखिए कि IPPs ने इसी सीज़न में 8500 मेगावाट तक प्रोड्यूस की है। आज उनकी फिगर जो है वो 5800 मेगावाट है। मुझे बताइए 1700 मेगावाट ऐड हुए हैं, जो एवरेज प्रोड्यूस कर रहे थे वो उससे भी 1200 मेगावाट कम है। तो ये 460 अरब रुपए पे करने का मतलब ये हुआ कि हमने लोड शेडिंग के 1200 मेगावाट जो है वो ले लिए हैं, बजाय उनके कम ही के। IPP से क्यों नहीं पूछा जा रहा कि जब तुम्हें इतनी बड़ी पेमेंट हुई है तो तुम 8000 मेगावाट पे क्यों नहीं करते? समी साहब, आज लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये पेप्को वाले कह रहे हैं, NTDC ये कह रहा है कि 2900 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, और 2900 मेगावाट का शॉर्टफॉल, तो IPP अगर प्रोडक्शन पूरी करे तो ये निकल जाता है। तो ये लोड शेडिंग के साथ साथ मैं समझता हूँ ये टेक्निकली, ये देखिए, मैं इसमें मुझे कुछ शक भी है और मैं कुछ यकीन में भी हूँ कि ये चाहते हैं कि जो बिजली की कीमत इस महीने इन्होंने बढ़ाई है 1 तारीख से, जब लोगों को इसके बिल आएंगे तो ये 7-8 घंटे की लोड शेडिंग निकल जाएगी और लोगों को ये पता नहीं चल सकेगा कि उनकी बिजली का रेट कितना बढ़ा है। तो ये एक टेक्निकल किस्म का मैं समझता हूँ कि फ्रॉड भी है और लोगों के साथ एक धोखा है। ये उनको अगले साल जब अप्रैल आएगा या मई आएगा तो उनको पता चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ। अच्छा, शायद हसन सिद्दीकी साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि दियामर भाषा डैम जो है वो तो हमें नज़र आ रहा है कि इल्तवा का शिकार हो गया। ईरान गैस पाइपलाइन भी हमें नज़र आ रहा है कि वो भी इल्तवा का शिकार है। ख़ास तौर पर ये जो पानी का मामला है, अगर दासू डैम बनेगा, दियामर भाषा नहीं बनेगा, तो ये बड़ा क्राइसिस कहाँ जाएगा? कुछ आपको नज़र आ रहा है को आगे चलकर हुकूमत इस हवाले से कोई पॉलिसी तो है नहीं? 100 दिनों में तो कुछ नहीं बताया हुकूमत ने कि वाटर ज़ख़ीरा करने के बारे में उनकी क्या पॉलिसी होगी। समी इब्राहिम साहब, पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूँ दोबारा कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन कभी नहीं बनेगी। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, इसको भूल जाना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, अगर हम गौर करें, अभी टेररिज्म की हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान अमेरिका का जो न्यू सिल्क रूट का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर काम कर रहा है, और उसके अंदर ये है कि भारत को ज़मीनी रास्ते से अफ़गानिस्तान और सियासी स्टेट तक रसाई दी जाए और तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया की तक जो है पाइपलाइन डाली जाए। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह चीज़ है कि ईरान के साथ पाइपलाइन ख़त्म है। अब जहाँ तक उसका ताल्लुक़ है भाषा डैम का, तो हुकूमत ने उसको लो प्रायोरिटी में डाल दिया है और ये 2006 से लो प्रायोरिटी में है। बेसिक चीज़ ये है कि हम जो इशूज़ डिस्कस कर रहे हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर आप टेररिज्म को ले लें, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये समझता हूँ कि इसमें हम बेसिकली कंफ्यूज नहीं हैं, हम अमरीकी एजेंडे के मुताबिक काम कर रहे हैं। और आपके ख्याल से अभी जब डार साहब ने ये फरमाया था कि हमने अमरीका की सिफारिश पर
ये कर्जे का हजम बढ़वाया है। और इससे पहले ये बिल्कुल वाज़ह था कि अमेरिका की सिफारिश पर IMF ने शुरू में कर्जा देने को एग्री किया था। जॉन कैरी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने भी डू मोर की कुछ बातें की थी और उसमें ये मसला भी ज़ेर बहस आया था कि हम जो ये तालिबान के साथ बात कर रहे हैं बेसिकली ये चीज़ जो है ये असल में इसी तरह से होगी जैसे कि माजी में होते रही थी, क्योंकि माजी में जब भी अगर कुछ हुआ भी था तो अमेरिका ने उसको नाकाम बनाया था। नेक मोहम्मद के साथ भी नाकाम बनाया था, वली रहमान के साथ भी नाकाम बनाया था। और अब ये बिल्कुल मुझे वाज़ह नज़र आ रहा है कि ये इसको नाकाम बनाने की तैयारियां हैं। वो कंफ्यूज नहीं हैं बल्कि सिचुएशन को कंफ्यूज कर रहे हैं अमरीकी मफादात की खातिर। लेकिन ये कहना बड़ी ज़्यादती होगी कि पाकिस्तान में जो कुछ टेररिज्म हो रहा है, मुख्तलिफ शहरों में जो दहशत गर्दी की वारदातें हो रही हैं, उनका वॉर ऑन टेरर से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इस बात के सबूत मौजूद हैं। नंबर एक तो ये शायद साहब ये बड़ा अहम मसला है आप जो उठा रहे हैं, क्योंकि आप मेरे साथ ही रहिए, पूरा पैनल हमारे साथ है। वक्त तो एक ब्रेक का और इस अहम मसले पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं हुकूमत की 100 दिनों की कारकर्दगी की। एक और बड़ा अहम मामला जो हुकूमत ने जिसकी अनाउंसमेंट की है वो है निजकारी। तकरीबन 30 ऐसे इदारों को आइडेंटिफाई किया गया और कहा गया कि ये कौमी ख़जाने पर बोझ हैं, जिनमें PIA शामिल है, जिनमें रेलवे शामिल है, पाकिस्तान स्टील मिल शामिल है, कि इनकी निजकारी की बात की जा रही है। PIA के हवाले से फिर ये खबरें आ रही हैं कि 26% शेयर्स दे दिए जाएंगे और क्योंकि ये A शेयर्स होंगे तो गालबन जो कंट्रोल होगा वो भी जो ये नए शेयर्स होल्डर हैं उनके पास चला जाएगा। ये जो निजकारी का मामला शुरू हुआ था इसकी बुनियाद में शुरू में ये कहा गया था कि क्योंकि पाकिस्तान ने अपने कर्जे उतारने हैं तो एक तो ये जो इदारों से निजकारी से जो पैसा हासिल होगा वो पाकिस्तान के उससे कर्जे उतरेंगे, दूसरा ये इनएफिशिएंट इदारे हैं, प्राइवेटाइज करने से इनमें एफिशिएंसी आएगी। लेकिन बहुत सारे जो मुलाजमीन उन इदारों से फारिग किए जा रहे थे उनके मुस्तकबिल के हवाले से किसी ने कभी नहीं सोचा। और अब जो निजकारी हो रही है, जो इस वक्त पूरी जो दुनिया में वेव है जिसमें अमेरिका और यूरोप के कई ममालिक शामिल है, वहाँ पर यह बहस चल निकली है कि जो मुकम्मल प्राइवेटाइजेशन है शायद वो अपने मकासद उस तरह पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो हज़ारों हुनरमंद लोग बेरोज़गार हो जाते हैं उनका कोई बंदोबस्त नहीं है। इस पर डॉक्टर वसीम साहब आपका कमेंट चाहूँगा कि जिस तरह ये निजकारी का हुकूमत ने प्लान बनाया है, वो जो हज़ारों लोग उससे अनएम्प्लॉय होंगे, किस तरह से आप देखते हैं, क्या मैसेज जा रहा है इससे? मैं इसे सियासी तौर पे देखना चाहूँगा, क्योंकि आप ये सवाल शायद मईशतदानों से करें तो उसके इक़्तिसादी मामलात पर नज़र डालेंगे। सियासी तौर पर मुझे ये नज़र आता है, पहली बात ये जो आपने कही कि अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा। और ये हुकूमत, जैसा कि आपने देखा होगा बजट के फ़ौरन बाद जब 10% इजाफे के बारे में बात हुई गवर्नमेंट सर्वेंट्स के हवाले से, तो इस हुकूमत ने उसी वक्त घुटने टेक दिए, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो शायद नहीं ले सकती अभी, और ख़ास तौर पे 100 दिनों के अंदर अंदर। तो मुझे ये नज़र आता है कि इसका खातिर ख्वाह मनफी असर होगा अगर एम्प्लॉइज़ सड़कों पे आ गए। दूसरा जो मसला है वो है कई क्वार्टर्स ने ये इशू उठाया है सॉवरेनिटी का इशू, रेलवे के बारे में, स्टील मिल्स के बारे में, PIA के बारे में, कि इसका मतलब तो ये होगा। और उसके बाद अगर आपको याद हो PTCL के बारे में भी हो रही बात, तो मतलब ये है कहने का कि इससे कि प्राइवेट हाथों में अगर चला जाए तो हमारे जो कौमी मफादात हैं क्या उनको जद पड़ेगी। तो इस हवाले से सियासी तौर पर चूँकि ये एक तरह से इनिशिएटिव हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इनमें से नॉन इनिशिएटिव हो जाएंगे और इससे हुकूमत की ओवरऑल उसका जो प्रोफाइल है, उसका जो एतबार है, उस पर ज़्यादा पड़ेगी। जी, हमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब मिफ्ता इस्माइल ने भी हमें ज्वाइन किया है। ये उनके बड़ा अहम उनके रहनुमा हैं। मिफ्ता साहब, हम जिक्र कर रहे हैं जो हुकूमत के 100 दिन है, एक जो अभी 100 दिनों में जो चीज़ नज़र आई है वो ये है कि महंगाई में इजाफा हुआ है। जो रिलीफ जिसकी तवक्को आवाम कर रहे थे अभी वो रिलीफ नहीं मिल रहा। लोड शेडिंग के हवाले से भी, लोड शेडिंग की टाइम में भी कमी नहीं आई और बिजली के जो निर्ख हैं उनमें भी इजाफा हो गया। आप क्या समझते हैं इन 100 दिनों में क्या पॉलिसी दी है हुकूमत ने? समी साहब शुक्रिया। मेरे ख्याल से देखें, हुकूमत जब आई थी तो उसने 3 तरजीहात अपनी कही थी, एक लॉ एंड ऑर्डर, दूसरी एनर्जी और तीसरी इकॉनमी।
तो लॉ एंड ऑर्डर पे हुकूमत ने कराची के अंदर मियाँ साहब खुद तशरीफ लाए थे और कराची में बड़ा टाइम निकाला, सिंध की हुकूमत के साथ, MQM के साथ, दीगर पार्टियों को मिलाया और कराची की सिचुएशन पे कंट्रोल करा। KPK और दूसरे एरियाज के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की शिद्दत है उसको ख़त्म करने के लिए APC बुलाई, एक पूरे मुल्क को, पूरे कौम की सियासी कुव्वतों को साथ लेकर, अस्करी कुव्वत को भी साथ लेकर चले हैं और उस तरफ इंशाअल्लाह ताला उस जगह पे चले गए हैं कि जहाँ पे हम कोई अच्छा फैसला कर लेंगे इस मुल्क के लिए। तो लॉ एंड ऑर्डर का तो ये कर दिया। एनर्जी की उन्होंने ऑलरेडी पॉलिसी दे दी है, 6000 मेगावाट का गडानी के अंदर एक पार्क बनाना शुरू कर दिया है। ऑलरेडी हमने कुवैत से कतर से बात करना शुरू कर दी है, LNG इंपोर्ट की, ईरान की पाइपलाइन पे काम कर रहे हैं। और ये बात तो समी साहब मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा आपसे। देखें, जब हुकूमत नहीं आई थी तो केयर टेकर के ज़माने में 9-10 हज़ार मेगावाट बनता था, इस वक्त 15,000 मेगावाट बन रहा है और बिल्कुल लोड शेडिंग में कमी आई है। 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, अब तो मतलब 5-6 घंटे की, 7 घंटे की लोड शेडिंग है। ये भी बहुत ज़्यादा है। लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए इस मुल्क में। मियाँ साहब भी कह चुके हैं कि 5 साल में इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे, लेकिन बहरहाल कमी ज़रूर आई है और इतनी इससे ज़्यादा कमी आ नहीं सकती, क्योंकि जितने भी बिजली घर हैं वो सारे के सारे चल रहे हैं, इससे ज़्यादा चला नहीं सकते। और ऑब्वियसली हमने सर्कुलर डेट भी पे कर दिया, तो ये भी काम करा है। और तीसरी इन्होंने इकोनॉमी की जो हमने बात करी थी कि 100 दिन में इंशाल्लाह इकोनॉमी की भी आप सिंध देखेंगे, तो अभी आप जैसे बात कर रहे थे निचकारी की, उस पर बहस हो सकती है कि हम इसमें कौमी मफाद क्या है क्या नहीं है, लेकिन निचकारी की तरफ हुकूमत जा चुकी है। आप देखिए कि दूसरे आहिस्ते आहिस्ते इदारों को रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। हमने डिस्क्रेशनरी फंड हुकूमत के ख़त्म कर दिए हैं, करप्शन की कमी कर रहे हैं, बहुत सारे और मसाइल हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आने की ट्राई कर रहे हैं। मियाँ साहब को टर्की भी तशरीफ लेके जा रहे हैं, वहाँ पे बिजनेसमैन का फोरम लेके टीम लेके जा रहे हैं। तो इकोनॉमी की तरफ भी चलेंगे, लेकिन 3 महीने के अंदर ये चीज़ें तो नहीं हो सकती ना। 3 महीने के अंदर हमारी इकोनॉमी तो पलटा नहीं खा सकती, ना बिजली की फराहमी बढ़ सकती है, लेकिन जो हो सकता है मेरे ख्याल से सिर्फ बहुत सही। ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊँगा शाहिद लतीफ़ साहब। दहशतगर्दी के हवाले से हम बात कर रहे थे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमने चीज़ देखी है जिसमें अभी डिसीजन नहीं हुए, वो है कि कई अहम ममालिक हैं जिसमें बरतानिया शामिल है, अमेरिका शामिल है, वहाँ पर जो सफ़ीर हैं उनका भी तकर्रुर नहीं हो सका। तो ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी जो पॉलिसी बन रही है, हम क्या कर रहे हैं, दुनिया को ये बताने के लिए जो एक ब्रिज कायम होना चाहिए था डिप्लोमेसी का, आप समझते हैं कि इन 100 दिनों में हुकूमत वो कायम कर सकी है? देखें, जहाँ तक डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है, मैं कहता हूँ ये टोटली मिसिंग है। और इसका हमने एक बहुत बड़ा नमूना देखा जब LOC पे इंडिया की तरफ से इतनी जारहियत, और कई महीनों से ये मामला शुरू है, 8 महीनों से, और इस हुकूमत के साथ उन्होंने जारहियत में और इजाफा कर दिया। उस वक्त हमारा फॉरेन ऑफिस कहाँ था? हमने उस जारहियत का कोई डिप्लोमेटिकली, कोई फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जवाब दिया? क्या हमने दुनिया को बावर कराया कि इंडिया जो है एक ट्रैक रिकॉर्ड रखता है? और इन्होंने अपने मुल्क के अंदर जो एक एफिडेविट सबमिट हुआ, उसके अंदर माना इनके अपने लोगों ने, अपने हाईएस्ट कोर्ट को वो सबमिट किया गया और कहा कि पिछले 10-12 साल से इंडिया ने जो दहशतगर्दी अपने मुल्क में करवाई और हमारा नाम उसके ऊपर लगाया, जिसमें पार्लियामेंट, जिसमें बॉम्बे अटैक, जिसमें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, और जिसके अंदर वो उनकी समझौता एक्सप्रेस वाला मामला और इस तरह के मामला। तो ये क्या फॉरेन ऑफिस का काम नहीं था कि उस एफिडेविट को पकड़ते और दुनिया के सामने इंडिया को बेनकाब करते? हमने वो उस तरह का मामला कहीं नहीं देखा। अभी जब रिसेंटली इजिप्ट में आपने देखा कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया गया, तो उसके बारे में हमें बोलना चाहिए था कि 1 साल के अंदर अंदर एक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया गया, और खासकर ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये खुद उस पॉइंट पे सफर कर चुकी थी, और 8 साल 10 साल जब ये मुल्क से बाहर रहे। एक करारदाद तो पेश की गई जिसमें कंडम किया गया जो मिस्र की जो फौज थी उन्होंने जो किया, वो तो लेकिन करारदाद वो बड़े दबे हुए अल्फाज में आपने बात कर दी। इसको बड़ा एक्टिवली हमें परसू करना चाहिए था। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि इंडिया के मुकाबले में आपने पॉलिसी देखी, आपने ओवरऑल ये पॉलिसी देखी कि फॉरेन पॉलिसी में हमें कोई बड़ी एक्टिव तरीके से कोई ऐसी जो है वो डायरेक्शन नहीं नजर आई। अब आप आ जाएं ये जो दहशतगर्दी, कुछ एक छोटा सा कमेंट दहशतगर्दी के बारे में। अभी चंद बातें हुई। बात ये है कि ये तीनों प्रॉब्लम्स तो हम सबको नोन है, दहशतगर्दी, एनर्जी, इकोनॉमी। क्या इन तीनों फ्रंट्स पे कुछ पेपर वर्क करके हमने कौम को दिखाना है? हमें तो एक्चुअल रिजल्ट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल एनर्जी के बारे में बात की गई, जो आपके मेजर और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं उनको आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। भाषा डैम कहां जा रहा है? भाषा डैम के बारे में तो आपको फंड्स ही नहीं मिल रहे, और उसके बारे में आप अपना केस शायद साहब हमारे साथ ही रहिए। मैं वक्त कम है, मैं वसीम साहब की कमेंट देना चाहता हूं एक इस इशू पर कि जो हमारा निज़ाम पार्लिमानी निज़ाम है, जमहूरियत की
जो स्ट्रेंथ है वो पार्लिमानी कमेटियां होती हैं। वसीम साहब, इस पर कमेंट कीजिए कि क्या पॉलिटिकल मैसेज हमने दिया है। 100 दिन हो गए और अभी तक जो कौमी असम्बली में कायमा कमेटीज़ हैं उनकी तश्कील भी पूरी तरह नहीं हो सकी, तो क्या मैसेज दे रहे हैं हम इस निज़ाम के हवाले से? समी साहब, आपने ये बात की और साथ में दूसरा साहबान जो इस वक्त बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है इस वक्त कंसेंसस है वो ये है कि डिसीजंस नहीं लिए जा रहे। उसी का एक हिस्सा है कि पार्लियामेंट के अंदर भी इस वक्त हमें ये नज़र आ रहा है कि जो कमेटियाँ जैसे कि आप कह रहे हैं कि नहीं बन पा रही, जिसमें बहुत ज़्यादा दखल है जो गैर फैसला कुन मोड है पॉलिटिकल ऑपरेशन का। तो ये कब तक चलेगा? क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरह एक फ़र्द वाहिद, जैसे कि प्रेसिडेंट ओबामा मिसाल के तौर पर 100 दिन के लिए वो उन्हें चाहिए होता है अपना प्रोफाइल देना। यहाँ पे एक्चुअली 100 दिन में प्रोफाइल नहीं आएगा, ये बात सही हुआ है, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कलेक्टिव सिस्टम है। इसमें मूव का ना होना, पार्लियामेंट के अंदर उसकी जो है उसकी रीबिल्डिंग ना होना, ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी नाकामी है। शाहिद हसन साहब, ये जो बड़े हुकूमत ने दावे किए थे मुख्तलिफ इदारों को रिवाइव करने के, जिस तरह रेलवे का भी कहा गया था कि बड़ा एक ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा था कि उसको हम रिवाइव करेंगे, लेकिन ये तो निजकारी की तरफ चले गए, तो वो जो था सारे का सारा एक ख्वाब ही रह गया। मुख्तसर कमेंट चाहिए आपका इस पर। समी इब्राहिम साहब, ये कौमी अलमिया है कि हमने IMF के साथ राइटिंग में कमिटमेंट कर लिया है कि हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में अपने अहम तरीन कौमी इदारे, स्टील मिल जो कि मदर ऑफ़ ऑल इंडस्ट्रीज़ है, PIA जो काबिल फ़ख्र इदारा था और बन सकता है, और रेलवे को प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हैं। ये तीनों अदारों के मुतालिक मैं ये ज़िम्मेदारी से बात करता हूँ कि अगर इनकी रीस्ट्रक्चरिंग की जाए, इनकी बेल आउट पैकेज दिया जाए, तो इन कौमी इदारों को ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले करने से बचा जा सकता है। ये एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। PTCL को आप देख लें, इसकी निजकारी की बात कर रहे हैं, हमने ये गवर्नमेंट को दिया है, ये तो निजकारी थी नहीं, और पिछली निजकारियाँ भी नाकाम हो चुकी हैं। तो PIA को मुनाफे बख्श बनाया जा सकता है। खुदा के लिए 26% दे के इसका मैनेजमेंट दूसरों के हवाले ना करें। इसी तरह से स्टील में ये सब मुनाफे। जी शाहिद साहब शुक्रिया। जुल्फ़िकार अली को मुख्तसर कमेंट रेलवे के बारे में, क्या ये सिर्फ ख्वाब ही रहेगा? जी समी साहब, बहुत शुक्रिया। असल में रेलवे के बारे में मियाँ साहब ने और जिस तरह दीगर कौमी इदारों को बहाल करने की बात की थी, तो इसके बारे में भी थी। आज उसकी निजकारी की बात हो रही है। माजी में आप देखिए कि 2 बार रेलवे में निजकारी की कोशिश हुई है। एक रेलवे को लाहौर फैसलाबाद सेक्शन दिया गया था 90 की दहाई के दौरान, और उस वक्त भी वो जो ठेकेदार था वो रेलवे से मजीद पैसे लेके बजाय कुछ देने के लेके निकल गया था। ये ख्वाब और अभी 50 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट किया बैठी। हमारे पास टाइम खत्म हो गया, लेकिन समझ आ गई कि आप भी कह रहे हैं कि ये रेलवे को बेहतर करना एक ख्वाब ही रहेगा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे कराची की सूरत हाल का, जहाँ पर MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने यह कहा है कि महाजरों की नस्ल कशी की जा रही है, और हम बात करेंगे फैसल सब्जवारी से, लेकिन ब्रेक के बाद। कराची पाकिस्तान का एक ऐसा बदकिस्मत शहर है जहाँ गुज़श्ता कई सालों से बार बार कोशिशें की गई हुकूमत की तरफ से भी, लेकिन दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सका। कराची के शहरियों को अमन नसीब नहीं हो सका। चंद दिन पहले वज़ीर आज़म कराची में थे, वहाँ पर तमाम सियासतदानों से मुशावरत हुई। तमाम सियासी जमातें एक पेज पर थी कि यहाँ पर ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन अभी ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ कि ये ना इत्तफाकी का शिकार हो गया। MQM ने यह कहा है कि उनकी नस्ल कशी, महाजरों की नस्ल कशी की जा रही है। MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने बड़ा खुलकर ये कहा कि ये 92 जैसा ऑपरेशन है, जब 75 आदमियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर यह शुरू किया गया था सारा सिलसिला, और फिर उसमें MQM को टारगेट किया गया था। इंतहाई संगीन इल्ज़ामात है। आज हम बात करेंगे फैसल सब्जवारी, MQM के रहनुमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी वालेकुम। फैसल साहब, ये जो शुरू में तो ये इत्तला थी कि तमाम सियासी जमातें एक ही पेज पर हैं, और कौम को बड़ी ये उम्मीद हो चली थी कि मामला सही सिमत चला जाएगा, लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसमें आपके तहफ़्फ़ुज़ात आपकी जमात के आए। इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए आपका किसी हवाले से, किसी सतह पर हुकूमत से कोई राब्ता है? क्या तवक्को हो सकती है कि जो इस वक्त गलत फहमी है उसको आप दूर कर सकें वफाकी या सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर?
भाई इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका एक पस मंज़र है और उनकी कुछ वजूहात हैं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारी ख्वाहिश ये है कि उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। और जिस स्पिरिट के साथ तमाम अहम सियासी जमातों और हुकूमतों ने दोनों वफाकी और सूबाई बैठ कर ये तय किया था कि मुजरिमों की बेइज्जती की जाएगी और उनके खिलाफ जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ कार्रवाई की जाएगी, उसको जारी सारी रखा जाए। वफाकी हुकूमत से हमारा राब्ता हुआ चौधरी निसार अली खान साहब से, तो उनसे हमने अर्ज किया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल देखेंगे जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कोशिश करेंगे कि अगर किसी के साथ ज़्यादती है तो ऐसा ना हो। सूबाई हुकूमत के हवाले से मैंने बराह रास्त कोशिश तो की, वज़ीर आला सिंध साहब से मेरे दफ्तर ने उनके दफ्तर से रब्ता करने की कोशिश की और फिर मैंने उनसे एक मोतमिद से खुद बात की, ताहम अब तक मेरा उनसे कोई रास्ता नहीं। अच्छा फैसल साहब, ये जब तय हुआ था, वज़ीर आज़म थे तो बहुत सारी कमेटियों का ऐलान किया गया था, रेंजर्स को ज़्यादा जो इख्तियारात देने थे उसके हवाले से भी कुछ कानूनी मशावरत हुई थी, उसमें MQM के जो नुमाइंदे हैं बैरिस्टर फ़रोग नसीम वो भी उसमें शामिल थे। फिर ये भी कहा गया था कि एक शहरियों की कमेटी भी बनाई जाएगी जो ऑपरेशन को कंट्रोल करेगी ताकि किसी ग्रुप को या किसी भी फरीक को इस हवाले से शिकायत का मौका ना मिले। तो वो जो सारी चीज़ें तय हुई थी, क्या उस पर अमल दरामद नहीं किया हुकूमत ने? जी सैम भाई, अभी तक तो हकीकत हाल यही है कि जो कानूनी हवाले से कमेटी थी हमारे इल्म में नहीं है, उसकी कोई मीटिंग अगर हुई है तो फ़रोग नसीम साहब का मतलब नहीं है और ना ही इस तरह की कोई हमारे इल्म में है। और दूसरी जो अहम शहरियों पर मुश्तमिल थी कि जिसमें लोगों की दादरसी करनी थी अगर उनके पास ज्यादती हो, और यकीनन ज्यादती हुई है और हो रही है, तो वो भी कमेटी अभी तक उसका क़याम भी अमल में नहीं लाया गया। ये एक बड़ी जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो बात कही है और जिस तरह जो मंजरकशी आपने की है, ये तो बड़ी एक संगीन सूरत हाल है। इससे तो जो MQM के जो लोग हैं, जो आपके हमदर्द हैं, ये जो पार्टी के जो वर्कर्स हैं, वो तो एक खौफ का सा इस वक्त फ़ज़ा होगी। तो क्या आप पॉलिटिकली क्या कर रहे हैं अपनी पार्टी को फिर इस खौफ की फ़ज़ा से निकालने के लिए? क्या आपका मुस्तकबिल का लाएअमल क्या है? सही भाई, खौफ का शिकार तो वो लोग और कुव्वतें यकीनन करना चाहती हैं जिन्होंने मुजरिमों की बेइज्जती के लिए शुरू होने वाली टारगेटेड कार्रवाई को एक सियासी और लसानी रंग दिया है 2-3 रोज से। खौफज़दा मेरा नहीं ख्याल कि हम हैं या हम इतनी आसानी से हो पाएंगे। हम भी काफी वो कहते हैं ना कि सब कुछ सहते सहते हम तो रोज़े अव्वल से देख रहे हैं, तो बहरहाल ये कोई इतनी नई चीज़ हमारे लिए नहीं है। हमारा सियासी लाएअमल यही है कि जो अवेलेबल डेमोक्रेटिक फोरम्स हैं हम वहाँ पर अपनी बात पहुँचाएंगे। और सबसे अहम बात जो तमाम अहले पाकिस्तान को हम बताना चाहते हैं, देखिए कराची में 85% मैंडेट रखने वाली MQM से ज़्यादा संजीदा कौन होगा यहाँ अमन के लिए। बावजूद इसके कि मैं ये रहता यहाँ हूँ, मैं पैदा यहीं हूँ, इंशाल्लाह मरूंगा भी यहीं, मेरा सियासी स्टेक किसी शहर में, जब इस शहर में अमन नहीं होगा तो मैं फिर सियासी बुनियाद से क्या काम कर सकूंगा। यही वजह है कि 1992 के फौजी ऑपरेशन के हवाले से शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात होने और हमारे हज़ारों साथियों की मावराए अदालत हलाकत और रियासती ऑपरेशन में हुई, उसके बावजूद हमने कहा कि मुजरिमों की बेइज्जती के लिए आप भले यहाँ फौज से भी सर्जिकल कार्रवाई की जाए। ये हमारी संजीदगी बतलाती है। हमारी अभी भी ख्वाहिश ये है कि कराची शहर को मुजरिमों से पास किया जाना चाहिए, ताहम पूरा पाकिस्तान ये देखे कि कौन है कि जो इसको महज सियासी रंग देकर और एक सियासी जमात और उसके हमदर्दों की जानिब इसको डाइवर्ट करके दर हकीकत इन अ वे मुजरिमों की पुष्टपनाही कर रहा है। फैसल साहब, ये इस हवाले से हुकूमती जो अकाबरीन है उनसे भी बात हुई, मेरी अपनी भी उनसे बात हुई, तो वो उनका ये कहना है कि MQM को अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस सारी सूरत हाल पर तो उनको चाहिए कि वो अदलिया की जानिब जाएं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में एक आज़ाद अदलिया है। क्या समझते हैं आप, ये ऑप्शन आप ऑप्ट करेंगे और उसके आउटकम के बारे में आप कितने पुरुमीद हैं? हालत मजबूरी करना ही पड़ता है ये सही भाई, और करेंगे। पुलिस ये कहती है कि वो अगर एक दरख्त पे भी लिख दे ना 302 तो वो दरख्त भी छुपे छुपे फिरता है। जो लोग ये कहते हैं शायद उनके घर और दोस्तों में
किसी ने पाकिस्तान की पुलिस की ज्यादती और चीरादस्तियां देखी नहीं है। हमने अपने घरों में देखी है, मैंने अपने घर में देखी है कि आप झूठी FIR किसी पे दाग दें जिस तरह नदीम हाशमी पर है, और ये फिर कह रहे हैं हुकूमती अकाबरीन और बड़े दानिश्वर कि अदालतों में जाएं। उनको पता है कि एंटी टेररिज्म एक्ट में किसी को झूठी FIR में भी बुक कर लें तो 2 साल तक तो उसकी वैसी जमानत नहीं हो पाती है। उसके खानदान की क्या जहनी हालत होगी जिस नदीम हाशमी को, जो वहां से रुकने सूबाई असेंबली रहे हैं, यूनियन काउंसिल नाजिम रहे हैं, अभी 3 हफ्ते पहले वो कवरिंग कैंडिडेट थे बाई इलेक्शन में, उसको एक झूठी FIR में कि वो मोटरसाइकिल पर क्लाशनकोव लहराता हुआ आया है और फायरिंग करके हलाक किया पुलिस वालों को और फिर असला लेकर भाग गया। और कहाँ गया भागकर और फायरिंग करके? अपने घर, उसी नॉर्थ नाज़िमाबाद में, और बीवी बच्चों के साथ बैठ के खाना खा रहा था, जहां से उसको गिरफ्तार किया। FIR में आपने उसको बुक कर दिया है। अब क्या 2 साल तक एंटी टेररिज्म एक्ट में आपने, उसके बाद अगर वहां से सजा हो या जो भी चीज हो, फिर आप हाई कोर्टों के धक्के लगाते रहें? मेजर कलीम केस आप झूठा 1991 बना दें और 1998 में जाके हुकूमत से उसकी जमानतें हों, तो ये लोग सिर्फ महज ज़बान हिलाते हैं। हमने ये सब कुछ होते देखा है, हमारे साथ जो यहाँ रियासती ज्यादतियां हुई। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल सब्जवारी आपका। एक बड़ी संगीन सूरत हाल के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे थे कि नदीम हाशमी जो कवरिंग कैंडिडेट थे 3 हफ्ते कबल होने वाले इलेक्शन में, उन पर एक ऐसा पर्चा दर्ज किया गया जिसमें यह कहा गया कि वो बंदूक और कोई गन लहराते हुए आए और उन्होंने पुलिस वालों को कत्ल किया और फिर उसके बाद वो अपने घर चले गए। बादियो नज़र में तो ये बात कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन बहरहाल अदालतें मौजूद हैं और फैसल सब्जवारी का कहना था कि यकीनन इसके अलावा वो, इनके अलावा उनके पास चारा नहीं है और वो अदालतों में ज़रूर जाएंगे। एक बड़ी संगीन सूरत हाल है और कराची के हवाले से ये कोई अच्छी खबर नहीं है कि एक 80% मैंडेट लेने वाली सियासी जमात के कायद ये कह रहे हैं कि महाजरों की नस्ल कशी की जा रही है। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक अपना, अपने साथियों का, अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।